हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। यार, आंसर लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है लेकिन हम उसका आंसर एक सही पैटर्न में नहीं लिख पाए तो टीचर ने पूरे नंबर नहीं दिए, फिर बच्चे परेशान होते हैं कि यार मैंने तो सही लिखा था फिर भी मेरे को पूरे नंबर नहीं मिले। तो जो कमी आपके आंसर लिखने के स्टाइल में रह जाती है वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, यहां पर तो मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर लिखने का बेस्ट स्टाइल क्या होता है कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अगर इसके अलावा आपका कोई और डाउट है कि सर इस चीज में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दो, उस चीज के लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। देखो, इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आता है यार, या तो वो बेसिकली डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, डायग्राम वाला, या मिलेगा आपको टेबल वाला क्वेश्चन, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें पॉइंट्स वगैरह आपको बनाने होंगे, पैराग्राफ बनाने होंगे, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। अब तुमसे क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का पूछा गया हो, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 6 का, इन सभी वैरायटी में से क्वेश्चन ही होंगे। और मैं आपको यहां पर यह बता दूंगा कि डायग्राम और टेबल वाले क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो पॉइंट वाइज लिखना है, उसको बताऊंगा कैसे लिखना है। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पैराग्राफ में जितना हो सके उतना डिवाइड करेंगे। अभी क्वेश्चन का एग्जांपल तुम्हारे सामने सेट है, मैं बताऊंगा एग्जांपल देके, और चाहे आपको उसका आंसर आता हो या ना आता हो लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कि हां ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। अब जो बच्चे क्लास में 3rd आते हैं, 2nd आते हैं, या फिर उनसे 5-10 रैंक में ऊपर नीचे होते हैं ना, वो हमेशा इस बात को लेकर परेशान होते हैं, यार मेरे अंदर जो 2nd, 3rd या 1st भी आ रहा है बराबर का नॉलेज लेवल है, हम में बराबर का नॉलेज लेवल है, लेकिन फिर भी उसके ज्यादा नंबर क्यों आ रहे हैं? उसके ज्यादा नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस बंदे को पता है कि आंसर कैसे लिखना है। अगर तुम जान जाओगे कि आंसर कैसे लिखना है तो तुम भी वहीं पहुंच पाओगे, उसी के बराबर पहुंच पाओगे, या शायद आप उससे आगे भी निकल पाओ। अब जो ये क्लास है ना यार, ये जो टैक्टिक्स हैं ये बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखने की जरूरत है ज्यादा लेवल पे, क्योंकि मैंने देखा है और इवन आप भी 12th क्लास के बाद ऑब्जर्व करने लगोगे कि ज्यादातर स्कूल में 11th क्लास तक जिन बच्चों ने टॉप किया है ना, 12th क्लास में तख्ता पलट हो जाता है। मतलब वो बच्चे भी टॉप कर लेते हैं जिन्होंने पहले कभी टॉप नहीं किया। उन बच्चों के 90+, 95+ नंबर आते हैं जिनके पहले कभी 80, 70, 60 नंबर भी नहीं आए थे। लाइव एग्जांपल्स मैं जानता हूं, ठीक है। तो एकदम चमत्कारी क्लास है, आप थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो, दूसरों से आगे निकल सकते हो। तो यहां पर धमाल मचाने का टाइम आपके पास है। तो ये सीख जाओगे कि हां भाई क्वेश्चन कैसा आएगा, उसका आंसर लिखने का बेस्ट वे अगर आप जान गए तो आपकी तैयारी में सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो यार मैं सीधी बात करूंगा आपको एग्जांपल देके। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आ रखा है ये, और जो कि क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। फॉरेन एक्सचेंज रेट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इसने बोला नहीं कि डायग्राम बनाओ, आपसे जहां तक हो सके 6 नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम उसने बोला हो या ना बोला हो, अगर पॉसिबल है तो डायग्राम बना दो, डायग्राम या फिर टेबल। डायग्राम और टेबल को इकोनॉमिक्स में इक्वल मान्यता दी गई है। जब नहीं पूछा तो टेबल डायग्राम दोनों में से एक बनाओ, और टेबल बोली है तो टेबल ही बना के आओ, डायग्राम बोला है तो डायग्राम ही बना के आओ। यहाँ टेबल का इतना लफड़ा है नहीं, डायग्राम से ही काम चलता है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, इसके आंसर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने का आइडिया होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग, कि इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ऐसा पॉइंट नहीं बनाएंगे ऐसे करके। इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है उसका मतलब बता देंगे। भैया ये वो रेट होता है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। फॉरेन करेंसी का मार्केट डिमांड कर्व और फॉरेन करेंसी का मार्केट सप्लाई कर्व एक दूसरे को जहां पर कट करता है उस पॉइंट को फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। मीनिंग हो गया, मतलब यहां लिख दोगे। फिर आपने यहां पर 2 मुश्किल शब्द इस्तेमाल किए हैं, डिमांड और सप्लाई, शायद आपको इजी भी लगते हो, तो उसके बारे में कुछ बताना है आपको। यानी यहां पर आप बताओगे फॉरेन करेंसी की डिमांड के बारे में। मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, को शॉर्ट में 4x लिखा है मैंने, आप प्लीज पूरा लिखना है इसको, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब तुम यहां क्या कमेंट करोगे? या तो इनका मीनिंग लिख के बता दो, या बताओ डिमांड फॉरेन एक्सचेंज में कि फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। एक लाइन में बताना है। फिर ऐसे ही सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में बताना पड़ेगा यहां पर कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कुछ भी बता दिया,
अभी इसके आंसर को देख लो, चाहे आपको आता है नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप क्रैक करोगे भी यहीं से, ठीक है जी। फिर यहां पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग डायग्राम। फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम बनाना है अब भाई फॉरेन करेंसी का डायग्राम तो ऐसा बनता है, मैं रफ में बना के दिखा रहा हूं। ये फॉरेन करेंसी का मार्केट डिमांड कर्व, ये फॉरेन करेंसी का मार्केट सप्लाई कर्व, ये जहां पर दो पॉइंट्स ने एक दूसरे को कट किया है, हरे रंग से दिखा रहा हूं, ई पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम, और यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस आ जाएगा, यहां क्वांटिटी आ जाएगी नीचे, ये डिमांड ये सप्लाई, और मेंशन करके बता दूंगा। मतलब डायग्राम में जितनी चीजें मेंशन कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, वो सब कुछ मेंशन करके बताना ही है, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम आएगी, एक्सप्लेन डायग्राम विद कंक्लूजन। अब आपको यहां पर पूरे नंबर मिलेंगे भाई। अब कंक्लूजन बनेगा डायग्राम पे भाई, ई इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है फॉरेन करेंसी का, और यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो भी आपने यहां पर बताया हो वो यहां मेंशन कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अलग अलग पार्ट बन गए हैं, एक पार्ट मीनिंग का बन गया, फिर डिमांड, फिर सप्लाई, फिर डायग्राम का, और फिर एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन में कंक्लूजन। हो सके तो आप डायग्राम के एक्सप्लेनेशन भी 2 पार्ट में देना या 3 पार्ट में मैक्स टू मैक्स, 2-2 ढाई लाइन हर पार्ट में हो तो काम चल जाएगा। बड़ी मतलब पेलने वाली बात नहीं है कि एक्सप्लेनेशन तुम पेलते रहो, वो चक्कर नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। भाई सबसे पहले तो कोई भी डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, आप बताना कि एक्स एक्सिस पे क्या बताया है। तो इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी एंड वाई एक्सिस शोज प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। फिर कौन कौन से कर्व है, डी डी यहां पर नाम दूंगा, डी डी इज द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एस एस इज द मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर मेन बॉडी ऑफ द डायग्राम आ जाएगी और लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव हो रहा है। ये मैंने आइडिया दिया, आपके पॉइंट बन गए, ठीक है। अब भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है। मान लो उसने पूछ लिया एडीएएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कैसे डिसाइड होता है, तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है, मीनिंग लिखना है पहले कि एडीएएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट वहां पर डिसाइड होता है जहां पर एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होते हैं, लिख दिया। फिर एडी का मीनिंग लिखना है, फिर एएस का मीनिंग लिखना है। नहीं लिखना चाहते तो बता देना एडी के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सी और आई, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम बताते हैं। फिर एएस का मतलब होता है सी प्लस एस, और ये 45 डिग्री लाइन होती है वाई के बराबर। कुछ ना कुछ कमेंट करनी है, उसका रिलेशन बताना है। बताने के बाद फिर उसका डायग्राम बनाना है। भाई उसका डायग्राम अलग तरीके का होता है, डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बनाओ, टेबल पूछी है तो टेबल बनाओ, फिर उसको एक्सप्लेन करो, पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से अगर आ गया तो फिर मीनिंग लिखना है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम वहां पर डिसाइड होता है जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती है। फिर सेविंग का मीनिंग, फिर इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, फिर डायग्राम, फिर उसके एक्सप्लेनेशन। ये पैटर्न अपने दिमाग में सेट कर लो। 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन में कैसे लिखना है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर में डायरेक्ट डायग्राम मत बनाना, सीधा आंसर लिखते ही सीधा डायग्राम मत बनाना, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पहले उस डायग्राम का जमीन बनानी पड़ती है, इंट्रो बनाना पड़ता है, पहले उसके बारे में दिखाना पड़ता है कि क्या तुम एक्सप्लेन करने जा रहे हो, है ना। मीनिंग वगैरह, इंट्रो वगैरह ये देना ही पड़ेगा आपको। और डायग्राम जब भी बनाओगे उसको बिना एक्सप्लेनेशन के मत छोड़ के आना। विदाउट एक्सप्लेनेशन के छोड़ के आओगे तो टीचर उसमें कम नंबर देता है, और कुछ कुछ टीचर तो देते ही नहीं नंबर, कहते हैं डायग्राम एक्सप्लेन नहीं किया तो कोई नंबर नहीं। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर डायग्राम में सब कुछ दिखाई तो दे रहा है, वही चीज हमें एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, क्यों करवाते हैं ऐसा। भाई ये तो करवाते हैं क्योंकि डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है वो वाकई में आपको पता है या नहीं पता है, तो वो एक्सप्लेनेशन में दिखाना ही पड़ेगा आपको, तो ये भी जरूरी है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि डायग्राम वाला या टेबल वाला क्वेश्चन है, दोनों के लिए ये मैंने बताया ना यहाँ पे आपको, डायग्राम और टेबल। बस डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बनाना है, टेबल पूछी है तो टेबल बनाना है, दोनों में से एक यहां जाएगी और उसी पैटर्न पे चल जाएगा। लेकिन व्हाट व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द थ्योरेटिकल फॉर्म, सीधा पूछ लिया, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं थी, वहां डायग्राम बन भी नहीं सकता था। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई मान लो एक क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिया और लिखा है एक्सप्लेन एनी 2 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, 3 नंबर का। अब 3 नंबर का क्वेश्चन 2 सोर्स बताने हैं, 4 सोर्स भी पूछ सकता था 4 नंबर के क्वेश्चन में, 6 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछ सकता था 4 सोर्स या 3 सोर्स, ऐसा कुछ भी हो। अब इसके आंसर में कुछ बच्चे पहले ना लाइन लिखेंगे फॉलोइंग आर द 2 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर 2 सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एक्सप्लेन बिलो। वो लाइन लिखो या मत लिखो, टीचर को उससे मतलब नहीं। यहां पर सीबीएसई डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर मांगती है।
वो बोलती है 2 सोर्सेस पूछिए, तो पहला ही सोर्स लिख दो। लाइक मैं बोल रहा हूं सोर्स का नाम, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स 5 तुम्हें पढ़ने हैं। एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे एक्सपेंसेस भी है, इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंसेस भी है, और माइग्रेशन भी है। मान लो हम पढ़ लेते हैं एजुकेशन, या फिर इसका पूरा नाम है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आप ऐसे लिख दोगे पहला पॉइंट, ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट, एक्सपेंडिचर में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना है एक्सपेंडिचर ऑन, अच्छा ऑन लिखना था, ऑन हेल्थ। ये 2 पॉइंट बन गए यार। ये पॉइंट बनाने के बाद है ना, इनको अंडरलाइन कर लेना, अच्छा दिखता है, और अगर टाइम ना मिले तो मत करना। अच्छा, अंडरलाइन करने का भी अभी एक खास पॉइंट बताऊंगा, उस पर ध्यान रखना, ठीक है। यहां कॉलन, यहां हाइफन। अब आपको हेडिंग बना ली, एक्सप्लेन भी करना है इन पॉइंट्स को, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो भाई एक्सप्लेन ऐसे करना है, मान लो यहां पेज खत्म हो रहा है आपका, फिर नेक्स्ट लाइन यहां से स्टार्ट करनी है, ऐसे करके, ऐसे करके किसी भी पॉइंट को 2, 2.5, 3 लाइन तक मैक्स टू मैक्स एक्सप्लेन करना। अगर आप इससे ज्यादा डिटेल में जा रहे हो तो आप फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2, 2.5, 3 लाइन मैक्स टू मैक्स एक्सप्लेन हो जाती है चीजें। और जो भी हेडिंग लिखनी है उसको रिपीट मत करना अपनी एक्सप्लेनेशन में। अगर हेडिंग ही तुम रिपीट कर रहे हो, टीचर समझ जाता है कि तुम पोपट बना रहे हो उसका, ऐसे मत करना, ठीक है ना। तो हेडिंग रिपीट मत करना। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कहां कहां करता है, कौन कौन सी मेडिसिन पे करता है, इसको भी 2, 2.5, 3 लाइन में ऐसे एक्सप्लेन किया, आपका आंसर बन गया। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं यार, ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर धड़ 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 बहुत सारी लाइन में लिख देते हैं बिना कोई हेडिंग वेडिंग बनाए, और बोलते हैं मैंने तो बहुत सारा आंसर पेल दिया, फिर टीचर ने मुझे नंबर भी नहीं दिए। नंबर नहीं मिलते, सिस्टमैटिक आंसर होना चाहिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। अब एक पॉइंट यहां पर आपको गाइड करना चाहूंगा कि जब तुम अपना पेपर का आंसर लिख रहे हो ना, लिखते जाना, ये अंडरलाइन वगैरह मत करना। जब पेपर पूरा खत्म हो जाए ना, उसके बाद अंडरलाइन करना, क्योंकि अंडरलाइन करने में कुछ सेकंड तो लगते हैं, लेकिन पूरे पेपर में अंडरलाइन करोगे तो तुम्हारा 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। कभी कभी बच्चे के साथ क्या होता है कि वो बोलता है कि 1 से 1.5 मिनट और मुझे मिल जाता ना तो मैं पूरा पेपर कर लेता, मतलब उसका पेपर कहीं ना कहीं छूट रहा था। फिर वो 1-1.5 मिनट भी बहुत कीमती है, अंडरलाइन करने से ज्यादा तो कीमती है ही। तो पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, और इन चक्करों में मत फंसना कि नीले रंग से हेडिंग बनाई है तो मैं काले रंग से अंडरलाइन करूं, पेंसिल से अंडरलाइन करूं, स्केच पेन से अंडरलाइन करूं, वो फालतू के ढूंढ रहे हैं, उन चक्करों में मत फंसना। वो कलरफुल ड्राइंग ना देखी जाती, तुम्हारी नॉलेज का लेवल चेक किया जाता है कि तुम्हें आंसर आता है नहीं आता। अगर ये गलत लिखोगे और फालतू की डिजाइनिंग कर दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यार ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखना। मैं यहां पर कुछ बातें बोलना चाहूंगा आपको, पेन का कलर चेंज करूंगा। आंसर शुड बी इन पॉइंट्स, नॉट इन पैराग्राफ, ठीक है। पॉइंट्स में भी हेडिंग पॉसिबल हो तो बना देना, ठीक है जी, हेडिंग पॉसिबल हो तो बना देना। अब जो स्पेशल गाइडेंस है वो गाइडेंस ऐसे क्वेश्चंस के लिए है जहां पर लिखा होता है स्टेट एनी 2 पॉइंट्स, या एन्यूमरेट एनी 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जो भी बोल रहा है वो, या मेंशन एनी 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स किसी भी चीज के, या लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स। यार जब इन चीजों से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो एक्सप्लेन मत करना, एक्सप्लेन करना नहीं है बिल्कुल भी। यहां पर साफ गाइडेंस दी जाती है कि प्लीज डू नॉट एक्सप्लेन, हमने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं है। यहां सिर्फ आपको एक एक लाइन में आंसर देना है, डू नॉट एक्सप्लेन। जब भी पूछा है स्टेट एनी 2 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको 2 सोर्स बनाने हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, कहानी खत्म, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, चाहे कितने भी नंबर का क्वेश्चन हो, डरना नहीं है। कभी कभी 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 पॉइंट आ जाते हैं और 6 पॉइंट लिख के ही पूरे नंबर मिल जाते हैं, और बच्चे सोचते हैं नहीं पूरा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, यहाँ तो 6 नंबर का है भाई, 6 नंबर तभी मिलेंगे जब तक एक्सप्लेन नहीं करूंगा या करूंगी। फिर वो उसको एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं, और भाई फिर कहते हैं मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ। इसीलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि जहां जरूरत नहीं थी वहां पर आपने एक्सप्लेन कर दिया। मेरे को अभी तक याद है, एक बच्चे ने मुझे बताया सर मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, और मतलब उसकी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग थी, लगता था कि उसके 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, पेपर में भी वो क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब सबसे पहले वो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिया तो वो उसको इतना सजाने धजाने में लग गया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा था उसमें, बस उसने उसका मीनिंग भी, अजम्पशन भी, डायग्राम भी, एक्सप्लेनेशन भी, रीजंस भी, सब कुछ कर दिए, 4-5 पेज भर दिए। 45 मिनट्स में उसका आंसर लिखा उसने। तो भाई जब 45 मिनट में उसका आंसर लिखा है उसने, तो टाइम तो उसका बहुत सारा लग गया, तो पेपर छूट गया उसका। तो जितनी उम्मीद थी उतने नंबर नहीं आए क्योंकि पेपर छोड़कर आया।
ये बड़ी गलती है, ऐसी गलती मत करना कोई भी, ठीक है। जितना पूछा जाए उसके लिए ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन में कैसा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे लिखना है। भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है। कभी भी फॉर्मूला चाहे इजी हो, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, जरूर लिखना है फॉर्मूला, ठीक है, चाहे इजी हो। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चन में बोल रहा हूं, टेबल वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो ऐसे इधर एपीसी की वैल्यू पूछी है, इधर कंजम्पशन और इनकम आपको गिवन है, तो एपीसी की वैल्यू तो कंजम्पशन अपॉन इनकम को डिवाइड करके यहां पर आएगी। आपको कहीं पर भी वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आया है तो मल्टीप्लायर होता है k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूलाज है, ये यहां पर आपको फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत है। टेबल वाले में फॉर्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसने नहीं पूछे। इकोनॉमिक्स में तो वर्किंग नोट्स की भी जरूरत नहीं होती। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि टेबल या डायग्राम का आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आप कैसे सॉल्व करोगे। फिर मैंने बताया ये टेबल डायग्राम हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, और थोड़ी सी बात क्वेश्चन के लेवल की भी कर ली कि किस लेवल के आते हैं और किस लेवल का आंसर लिखना पड़ता है। फिर न्यूमेरिकल के बारे में बात कर ली। अगर आपको लगता है दोस्तों कि कोई पॉइंट यहां पर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है और मुझे बताओ कि मैंने क्या करना चाहिए, तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकालूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम बता दो बस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यार ऐसे ही हमारा कनेक्शन बनता है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। तुम बताओगे तो मैं उस बात का हल निकाल के उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।